ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के इतिहास प्रश्न पत्र के 4 अंक वाले प्रश्नों का हल देखेंगे। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते प्रश्न पत्र का हल। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए प्रश्नों के उत्तर तेज़ी से बोले जाएंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक कर या वीडियो की स्पीड कम करके नोट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 15, 4 अंक का। रोम साम्राज्य में स्त्रियों की दशा कैसी थी? रोमन समाज पितृ प्रधान था। परिवार में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, लेकिन उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। पिता की संपत्ति पर पुत्री का भी अधिकार होता था। पत्नी अपनी संपत्ति का हस्तांतरण अपने पति को नहीं करती थी। पुत्री अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती थी और पिता की मृत्यु के बाद कानूनी रूप से वह उसकी स्वामी मतलब कि मालिक बन जाती थी। इससे स्पष्ट है कि रोमन समाज में महिलाओं को संपत्ति स्वामित्व के पूर्ण वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन यह भी सत्य है कि रोमन समाज में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती थी। इस संबंध में महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन के विवरण से ज्ञात होता है कि उनके पिता उनकी माता की नियमित रूप से पिटाई करते थे और लगभग सभी पत्नियों को अपने पतियों की क्रूरता का शिकार बनना पड़ता था। इसी प्रश्न के अथवा में एक प्रश्न दिया है, रोम साम्राज्य की आर्थिक गतिविधियों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न 4 अंक का है, तो इसमें कम से कम 4 बिंदु हम लिखेंगे। रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत विकसित साम्राज्य था। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, पशुपालन, शक्ति के साधन उन्नत अवस्था में थे। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। कृषि विकास, यहाँ पर अनेक क्षेत्रों में कृषि उन्नत अवस्था में थी। यहाँ पर गेहूँ, अंगूर, जौ, जैतून की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थे। उदाहरण के लिए इटली में कैम्पेनिया, सिसिली, मिस्र में फयूम, गैलिली, बाइजेकियम, ट्यूनीसिया, दक्षिणी गॉल, बायटिका, दक्षिणी स्पेन आदि। स्ट्रेबो तथा प्लिनी का कहना था कि सिसिली तथा बाइजेकियम में भारी मात्रा में गेहूँ पैदा होता था। यहाँ से गेहूँ निर्यात किया जाता था। गैलिली में गहन खेती की जाती थी। दूसरा बिंदु है ऋतु प्रवास। रोम के अनेक बड़े बड़े खेत या कृषि भूमि बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। उदाहरण के लिए नुमिडिया मतलब आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे तथा अर्धयायावर अपने साथ में अवन आकार की झोपड़ियाँ, जिन्हें मैपालिया कहते थे, उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। किंतु जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चरवाहों की संख्या में कमी आई। तीसरा बिंदु है जल शक्ति का प्रयोग। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिले चलाने की प्रौद्योगिकी में विशेष प्रगति हुई। स्पेन में सोने चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली और दूसरी शताब्दी में बड़े भारी पैमाने पर खानों से खनिज निकाले जाते थे। चौथा बिंदु है वाणिज्य तथा बैंकिंग व्यवस्था। रोमन साम्राज्य में उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक यानी 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। उस समय सुसंगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इससे वाणिज्य और व्यापार का चरम विकास हुआ। प्रश्न पत्र में अगला 4 अंक का प्रश्न दिया हुआ है, खलीफाओं की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर हम लिखेंगे, खलीफाओं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रशासन का मजबूती के साथ संचालन किया। उनके प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य साम्राज्य विस्तार ही रहा। मुआविया द्वारा स्वयं को अगला खलीफा घोषित करने के बाद उमैयद वंश 90 वर्ष तक सत्ता में बने रहे। उमैयद राज्य अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरथुश्त लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन इस्लाम उमैयद शासन को वैधता प्रदान करता रहा। उमैयद हमेशा एकता के लिए अनुरोध करते रहे और विद्रोह को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाई रखी। अब्द अल मलिक और उसके पदाधिकारियों मतलब उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया जाता रहा। अब्द अल मलिक ने जो नीतियाँ अपनाई उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। खिलाफत में जो सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे, वे रोमन और ईरानी सिक्कों मतलब दिनारियस और द्राक्षा की अनुकृतियाँ थे, जिन पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने होते थे और यूनानी और पहलवी ईरान की भाषा में लेख अंकित होते थे। इन चिन्हों को हटा दिया गया और सिक्कों पर अब अरबी भाषा में लिखा गया। अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डॉन ऑफ रॉक
बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में भी एक अत्यंत प्रदर्शनीय योगदान दिया। 4 अंक का अगला प्रश्न दिया है, अथवा में ही दिया है, रास्ते में पड़ने वाले नगरों का उल्लेख करते हुए समरकंद से दमिश्क तक की यात्रा का वर्णन कीजिए। समरकंद से दमिश्क तक की यात्रा के दौरान हमें विभिन्न देशों से होकर गुजरना पड़ेगा, जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया आदि। यदि हम सड़क मार्ग से इस यात्रा को करते हैं तो हम समरकंद मतलब उज्बेकिस्तान से चलकर करकी, तुर्कमेनिस्तान, तेहरान, ईरान, बगदाद होते हुए दमिश्क पहुंच सकते हैं। यदि हम रेल मार्ग से इस यात्रा को करते हैं तो हम समरकंद मतलब उज्बेकिस्तान से चलकर बुखारा, उज्बेकिस्तान में ही है, करकी, मशाद, तेहरान, बोआन, बगदाद, अनाम होते हुए दमिश्क तक पहुंच सकते हैं। समरकंद मध्य एशिया का सर्वाधिक प्राचीन नगर है। यह अपने प्राचीन भवनों, मस्जिदों और मकबरों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। तैमूर का मकबरा भी समरकंद में स्थित है। बगदाद इराक की राजधानी है, तेहरान ईरान की राजधानी है और दमिश्क सीरिया की राजधानी है। ये सभी राजधानियाँ और नगर विविध संस्कृतियों के प्रमुख केंद्र है। विद्यार्थियों, अगर आप प्रश्न के उत्तर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर या वीडियो की स्पीड कम करके भी इनको नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे सेव कर लें ताकि बाद में आप नोट कर सकें। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न पत्र में 4 अंक का प्रश्न, नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे। शौक या कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट कहलाते थे। ये लॉर्ड से उसी प्रकार संबद्ध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबद्ध था। लॉर्ड ने नाइट को कृषि का एक भाग, जिसे फिफ कहा गया, दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। जिस समय सामंती व्यवस्था का पतन हुआ उसी समय नाइट्स का भी पतन हो गया। इसी प्रश्न के अथवा में प्रश्न दिया है, मध्यकाल में मठों का क्या कार्य था? तो उत्तर हम लिखेंगे, मध्यकाल में मठ भी धार्मिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। मठों को प्रायः आबादी के बाहर बनाया जाता था। 2 सबसे प्रसिद्ध मठों में एक मठ 529 ईस्वी में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट था और दूसरा 910 ईस्वी में बारगढ़ी में स्थापित फ्लूनी था। मठों में भिक्षु निवास करते थे। वे इनमें रहकर धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे तथा कृषि भी करते थे। मठों का प्रमुख काम धर्म का प्रचार करना था। मठों में अनेक कलाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। एक महान संगीतज्ञ आबेस हिल्डेगार्ड था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामूहिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 10 या 20 पुरुष तथा स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या में समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें तथा भू जागीरों के साथ साथ स्कूल, कॉलेजों और अस्पताल संबद्ध थे। 13वीं शताब्दी के भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फ्रायर कहते थे, उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय किया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे। प्रश्न क्रमांक 16 आपके प्रश्न पत्र में दिया है, जिसमें पूछा है औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम। तो 4 अंक का प्रश्न है, तो इसके हम 4 बिंदु ही लिखेंगे। पहला लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति ने मानव समाज को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। दूसरा, मानव समाज के वर्गीकरण ने असमानता को जन्म दिया। समाज में पूंजीपति वर्ग के पास ऊंचे ऊंचे शानदार भवन थे जो आनंद और विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, जबकि मजदूर वर्ग को आवास, भोजन और मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव भुगतना पड़ रहा था। तीसरा बिंदु हम लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति ने पूंजीपतियों एवं मजदूरों में तनाव व संघर्ष उत्पन्न कर दिया। पूंजीपति मजदूरों का आर्थिक शोषण करने लगे तथा उन पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे। अगला लिखेंगे हम, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप शहरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। जनसंख्या दबाव के कारण शहरी समाज की जन सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शहरी समाज में स्वास्थ्य व सफाई जैसी जन सुविधाओं का अभाव होने लगा। शहरी समाज की कठिनाइयों ने मजदूर वर्ग का नैतिक पतन किया। उनमें शराब पीना, जुआ खेलना आदि अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो गई। इसी प्रश्न के अथवा में दिया है प्रश्न, औद्योगिक क्रांति के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल थी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इसमें भी 4 बिंदु रहेंगे। पहला लिखेंगे, राजनीतिक परिस्थितियाँ। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन कर दिया। ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों के राजाओं ने जनता पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनकी मांगों पर ध्यान देना आरंभ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार में विकास, बेरोजगारों को रोजगार देकर जनता को व्यस्त, सुखी एवं समृद्ध बनाने का प्रयास किया गया। इससे यूरोप में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला और औद्योगिक क्रांति हुई। अगला बिंदु है साम्राज्यवाद का विकास। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का जोर था।
शक्ति संपन्न देशों ने विभिन्न स्थानों पर अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन साम्राज्यवादी देशों को अपना माल बेचने के लिए उपनिवेशों के अच्छे बाजार उपलब्ध हो गए थे। अतः साम्राज्यवादी देश बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, जिससे औद्योगिकीकरण का विकास हुआ। तीसरा बिंदु लिखेंगे जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि ने भी औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनसंख्या वृद्धि के कारण दैनिक उपभोग की वस्तुओं की मांग में भारी वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास को तीव्र गति प्राप्त हुई। चौथा बिंदु है कोयले की उपलब्धता। पत्थर के कोयले की उपलब्धता ने भी औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब कोयला उपलब्ध नहीं होता था तो लोहा गलाने के लिए लकड़ी की भट्टियों में जलाया जाता था, जिससे बहुत अधिक समय लगता था। जब पत्थर का कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगा तो कम से कम समय में बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण संभव हो गया, जिससे औद्योगिक क्रांति को महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 19, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? वर्तमान में जिस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है, यह देश 18वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आया था। यह तथ्य सर्वविदित है कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड ने उत्तर अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्रों में 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीतियों से परेशान होकर इन उपनिवेशों के नागरिकों ने अपनी आज़ादी के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष किया, और इसी संघर्ष मतलब अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका नामक नवीन राष्ट्र का जन्म हुआ। शुरुआत में यह राष्ट्र एक छोटे से क्षेत्रफल तक ही सीमित था, लेकिन अगले 100 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने क्षेत्रों का काफ़ी विस्तार किया। इस क्षेत्र विस्तार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्रों की खरीदी और युद्ध दोनों का सहारा लिया। इसी क्षेत्र विस्तार को अमेरिकियों ने फ्रंटियर की संज्ञा दी। इसी प्रश्न के अथवा में प्रश्न दिया है, गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है? उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में गोल्ड रश को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हम लिखेंगे, उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में यह उम्मीद सदैव की जाती थी कि उसकी ज़मीन के नीचे बड़ी मात्रा में सोने का भंडार है। वर्ष 1840 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक स्थान में सोने के कुछ चिन्ह प्राप्त हुए। इस घटना ने गोल्ड रश को जन्म दिया। गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम है जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में यूरोपीय लोग अपना भाग्य सवार लेने की उम्मीद लिए अमेरिका जा पहुँचे। गोल्ड रश के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में वृहद औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ। इसके तहत संपूर्ण अमेरिकी महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया, जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्तियां की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का निर्माण कार्य 1870 ईस्वी में पूर्ण कर लिया गया और कनाडा में रेलवे निर्माण का कार्य 1885 ईस्वी में पूरा हुआ। इस प्रकार रेलवे निर्माण ने आधुनिक औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एंड्रिट कार्नेगी, जो स्कॉटलैंड से आने वाला एक गरीब अप्रवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले उद्योगपतियों में से एक था, ने औद्योगिक विकास की गति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। प्रश्न पत्र में 4 अंक का अगला प्रश्न है, जापान में मेइजी काल की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। उत्तर लिखेंगे हम, मेइजी काल में जापान में प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकीकरण के ठोस कदम उठाए गए, जिससे जापान का पूरी तरह कायाकल्प हो गया। मेइजी काल की इन उपलब्धियों का वर्णन निम्नवत है। पहली हेडिंग लिखेंगे हम, पहला बिंदु लिखेंगे सामंती प्रथा का अंत। मेइजी शासन द्वारा 1871 ईस्वी में सामंती प्रथा के उन्मूलन की विधिवत घोषणा की गई, जिसने जापान को एक राष्ट्र का स्वरूप प्रदान कर दिया। अगली हेडिंग लिखेंगे शासन तंत्र में सुधार। मेइजी शासन द्वारा 1890 ईस्वी में नवीन संविधान लागू किया गया। इस नवीन संविधान के अनुसार शासन तंत्र में सर्वोच्च स्थान सम्राट का रखा गया। संविधान के अंतर्गत प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विधायिका का भी प्रावधान किया गया, जिसे डाइट कहा जाता था। विधायिका में 2 सदनों का प्रावधान था, उच्च सदन और निम्न सदन। किसी भी कानून के प्रभावकारी होने के लिए उसका विधायिका के दोनों सदनों से अलग अलग स्वीकृत किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार मेइजी काल में जापान के शासन तंत्र का केंद्रीकरण करके सम्राट की शक्ति को मजबूत किया गया। संविधान सम्मत इस शासन तंत्र ने जापान को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से यूरोपीय देशों के समकक्ष कर दिया। तीसरा बिंदु है शिक्षा में सुधार। मेइजी शासन के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपाय किए गए। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य घोषित की गई, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, तकनीकी एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की गई। चौथा बिंदु लिखेंगे हम हेडिंग सैन्य सुधार। मेइजी शासन द्वारा 1870 ईस्वी में जर्मनी के नमूने पर सेना का नए सिरे से संगठन किया गया। सेना के अफसरों के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी तथा फ्रांस के शिक्षक नियुक्त किए गए। नौसेना का निर्माण ब्रिटिश विशेषज्ञों की सलाह पर किया गया। 1886 ईस्वी में अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम लागू किया गया। सैनिकों में सम्राट के प्रति अनन्य भक्ति और आज्ञा पालन की भावना कूट कूट कर भरी गई। अब इसी प्रश्न के अथवा में प्रश्न है, डॉक्टर सन्यात सेन कौन थे, उनके सिद्धांत क्या थे? डॉक्टर सन्यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। उनके नेतृत्व में 1911 ईस्वी में चीन में गणतंत्र की स्थापना की गई थी।
डॉक्टर सन्यास सेन चीन के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। उनकी चिंता की झलक उनकी विचारधारा में स्पष्टतः दिखाई देती थी। उनकी इस विचारधारा को सान मिनचू अर्थात जनता के 3 सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। उनके ये 3 सिद्धांत निम्नलिखित थे। पहला है राष्ट्रवाद का सिद्धांत, दूसरा लोकतंत्र का सिद्धांत, तीसरा सामाजिक न्याय का सिद्धांत अर्थात आजीविका। डॉक्टर सन्यास सेन के इन तीनों सिद्धांतों ने चीन में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं न्याय की महत्ता को स्पष्ट कर दिया था। इन तीनों सिद्धांतों का उद्देश्य था मांचू राजवंश की सत्ता का अंत करना, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना और पूंजी व भूमि का उचित वितरण करना। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 21 दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। पहला है जापान, कैस्पियन सागर, इंग्लिश चैनल, सहारा मरुस्थल और इसके अथवा में भी दिया हुआ है दक्षिण कोरिया, फारस की खाड़ी, सिडनी और रोम। ये दोनों ही अथवा और ऊपर वाले दोनों नक्शे में भर के यहाँ आपको बता दिए गए हैं। आप बारीकी से इसका अध्ययन करिए और नक्शे में फिलअप करिए। विद्यार्थियों, आपके सामने जो भी नक्शा है उसमें जापान, कैस्पियन सागर, इस इंग्लिश चैनल और सहारा मरुस्थल दर्शाया गया है। इसी के साथ आपके सामने दूसरा नक्शा भी आएगा। उसमें इन चारों स्थानों के साथ साथ अथवा में दिए हुए दक्षिण कोरिया, फारस की खाड़ी, सिडनी और रोम को भी दर्शाया गया है। तो बारीकी से अध्ययन करें और इन्हें अपने नक्शे में भरें। इस प्रकार वार्षिक परीक्षा इतिहास के प्रश्न पत्र के 4 अंक के सभी प्रश्नों का समाधान यहाँ कर दिया गया है। आप वीडियो को देखकर अपने प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें 5 अंक के प्रश्नों का भी समाधान कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।